Hi, this is Zalnaki Khan and you're watching The Literature Man. Today we will explain a tragic comedy, Caretaker, an English drama or play written by an English playwright, director and actor, Harold Pinter, one of the most influential British poet of his century. The Caretaker, एक absurd play, यानी एक ऐसा प्ले, एक ऐसा ड्रामा जिसमें ड्रामेटिक कन्वेंशंस और रूल्स को नज़रअंदाज करके लिखा जाता है और लाइफ को ऑर्डरलेस और मीनिंगलेस दिखाया जाता है. So this play lies in theatre of absurd. The play was written and published in 1960 and it was performed on the stage in April 1960, London. The play was written in 3 acts and it is set in a house in West London during 1950s. So let's explain the characters, symbols, themes, and summarize the play. Caretaker. First of all, guys, let me tell you that मेरा गला already खराब है, but still I am trying to record the lecture because आप लोगों के exams हैं. So starting from the first character, Aston, the older brother, सबसे बड़ा भाई, थोड़ा शाय, रिजर्व्ड और स्लो है. ठहर ठहर कर बात करता है, कोई भी प्रोजेक्ट ख़त्म करने में उसे मुश्किल होती है. प्ले के अंदर वो बताता है कि बचपन में वो हेलुसिनेशंस का शिकार रहा है. हेलुसिनेशंस मतलब उसे वो चीज़ें दिखाई देती थी जो बाकी नहीं देख सकते, वो सुनाई देता था जो बाकी नहीं सुनते, वो मोमेंट्स फील होती थी जो बाकी फील नहीं कर सकते, नॉर्मल इंसान फील नहीं करते. मीन ये कि वो टोटली एक अनरियल और इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहा था. देन उसकी मर्जी के अगेंस्ट ज़बरदस्ती उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए ट्रीटमेंट के तौर पर ताकि वो रिकवर कर सके. लेकिन इन इलेक्ट्रिक शॉक्स का नुकसान ये हुआ कि अब चीज़ों और ख्यालात को ऑर्डर देने और तरतीब देने में उसे मुश्किल होती है, उसकी थिंकिंग पावर कम हो गई है, उसके ब्रेन पर इसका असर हुआ है. एस्टन के अपने भाई मीक के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, मगर दोनों ने कभी आपस में बात तक नहीं की. एस्टन डेविस को घर लेकर आता है और उसे जॉब ऑफर करता है. मीक, द यंगर ब्रदर ऑफ एस्टन, एक मिस्टीरियस और कम्प्लेक्स इंसान है. अपने भाई एस्टन की बहुत केयर करता है और डेविस को बड़ी चालाकी से धोखा देता है. वो इंटेलिजेंट है, एम्बिशियस है और अपनी डिज़ायर्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में अक्सर बात करता रहता है. वो खुद तो रूम से बाहर रहता है, मगर डेविस की मुदाखलत को भी पसंद नहीं करता कमरे में. वो अपने भाई एस्टन को लेकर डिसअपॉइंट ज़रूर होता है, मगर उसका ख्वाब है कि वो इस फ्लैट, इस अपार्टमेंट के मामलात को सोल्व करे और अपने भाई के साथ वहाँ रहे. डेविस, एक आवारा मिजाज और घूमने फिरने वाला इंसान, एक कैफे में जॉब के दौरान झगड़ा करने पर निकाले जाने के बाद एस्टन डेविस को अपने साथ घर ले आता है और केयर टेकर की जॉब ऑफर करता है. डेविस एक बुलंद आवाज, कॉन्फिडेंट, एरोगेंट और खुद पसंद सेल्फिश इंसान है. डेविस दरअसल मार्टिर कम्प्लेक्स का शिकार है. मतलब वो समझता है कि बुरा सिर्फ उसी के साथ होता है, उसका अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं है. तमाम लोग स्पेशली दूसरी रेसेस यानी दूसरी नस्लें उसके पीछे लग चुके हैं. याद रहे कि मार्टिर कम्प्लेक्स के शिकार लोग कभी भी उन चीज़ों, उन कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक नहीं लेते जो उन्होंने खुद किए होते हैं. इस पूरे प्ले में डेविस की आइडेंटिटी क्वेश्चनेबल है. उसकी कोई वाज़ेह शनाख्त नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि उसके पास आइडेंटिटी पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है. जब भी पूछा जाए तो वो कहता है कि पेपर्स सिडकप नाम की जगह पर रखे हैं, जब वो वहाँ जाएगा तो अपने पेपर्स ले आएगा. एट द एंड ऑफ द प्ले इसकी इन्हीं हरकतों और बदतमीजियों की वजह से इसे घर से निकाल दिया जाता है. The play opens in one room of a house in West London during 1950s. प्ले ओपन होता है तो मिक के कमरे में बेड पर बैठा हुआ है. अचानक कहीं से दरवाजा खुलने की आवाज आती है और मिक उठकर चला जाता है. बड़ा भाई एस्टन एक ओल्ड ट्रैम्प यानी एक आवारागर्द शख्स के साथ डेविस के साथ घर में दाखिल होता है. डेविस किसी कैफे में जॉब करता था जहां उसकी कोई लड़ाई हो गई और अब एस्टन उसको बचाकर ले आया है. वो डेविस को कपड़े, जूते और रात पहनने रहने के लिए छत फराहम करता है. डेविस एक बुलंद आवाज शख्स है जो दूसरी नस्लों स्पेशली ब्लैक्स के बारे में शिकायत करता रहता है, जबकि एस्टन बिल्कुल ऑपोजिट एक खामोश तबीयत और शर्मीला इंसान है जो कम कम बोलता है.
अब डेविस ये रात एस्टन के यहाँ गुजारने पर रजामंद हो जाता है और कहता है कि वो सुबह ही सिडकप जाएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स उठाकर ले आएगा जो ये कंफर्म करेंगे कि मैं कौन हूँ, यानी डेविस कौन है। द नेक्स्ट मॉर्निंग एस्टन डेविस को बताता है कि रात वो नींद में बुलंद आवाज से बोल रहा था, जबकि डेविस इस हकीकत को मानने से इनकार कर देता है कि वो लाउडली बोलता रहा। एस्टन बाहर जाने की तैयारी करता है और कहता है कि डेविस यही घर पर स्टे करे, जबकि डेविस कहता है कि वो भी बाहर जाकर अपने लिए जॉब तलाश करेगा। एस्टन के जाने के बाद मिक कमरे में दाखिल होता है और डेविस के साथ मुकाबलेबाजी में लग जाता है। जैसा कि वो उससे पूछता है कि आखिर डेविस किस गेम पर है, चाहता क्या है, यहाँ क्यों आया है। उससे अजीबो गरीब सवाल करता है और फजूल टॉपिक्स पर गुफ्तगू शुरू कर देता है। वो कहता है कि अगर डेविस चाहे तो कमरा किराए पर लेकर रह सकता है। ये तमाम सवालात डेविस को परेशान करने लगते हैं। इतने में एस्टन डेविस के सामान का एक बैग लेकर दाखिल होता है और मिक कमरे से बाहर चला जाता है। डेविस नाराज होने लगता है कि ये बैग उसका नहीं है। एस्टन डेविस से पूछता है कि क्या वो इस घर का केयर टेकर यानी निगरान बनना चाहेगा। उसे महज करना ये होगा कि इस अपार्टमेंट, इस फ्लैट यानी घर को अच्छे से सजा कर रखे, खूबसूरत बनाए, जिससे ये फ्लैट रियल लगे, देखने वालों को एक खूबसूरत घर लगे। और ये सब का सब काम वो अपने भाई मिक के लिए करना चाहता है। डेविस पहले तो घबराता है क्योंकि उसे अंदाजा है कि ये काम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मुश्किल काम है, मगर फिर वो मान जाता है। अब नेक्स्ट सीन में डेविस रूम में है और मिक अंधेरे का फायदा उठाते हुए वैक्यूम क्लीनर की आवाज क्रिएट करता है, वैक्यूम क्लीनर को ऑन करता है, उसे यूज करता है, जिसके जरिए डेविस डर जाता है। और इसके बाद एक बहुत ही इनफॉर्मल अंदाज में वो डेविस से पूछता है कि क्या वो घर का केयरटेकर बनना चाहता है। इस पर डेविस क्वेश्चन करता है कि क्या इस जगह का असल मालिक मिक है या एस्टन, इस जगह का असल मालिक कौन है, इंचार्ज कौन है। मिक बजाय इस बात का जवाब देने के डेविस से उसके डॉक्यूमेंट्स और रेफरेंसेस मांगता है, जिससे पता लगाया जा सके कि डेविस आखिर है कौन। इस पर डेविस कहता है कि वो सुबह सिडकप नाम की जगह पर जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स उठाकर ले आएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग डेविस खराब मौसम का बहाना बनाते हुए बाहर जाने से इनकार कर देता है। एस्टन डेविस को बताता है कि बचपन में किस तरह वो हेलुसिनेशंस का शिकार रहा और ट्रीटमेंट के लिए उसकी मर्जी के अगेंस्ट उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, जिसकी वजह से उसकी थिंकिंग पावर अब स्लो हो चुकी है और वो चाहता है कि किसी तरह उस आदमी को तलाश कर ले जिसने उसके सर पर इलेक्ट्रिक शॉक्स देने वाली चुटकियां लगाई थी। हालांकि वो सिर्फ घर के गार्डन में एक शेड यानी छप्पर बनाना चाहता है। नाउ लेट मी मेक इट क्लियर टू यू कि आपने देखा होगा प्ले में अक्सर एक बात दूसरी बात से, अगली बात पहले वाली बात से रिलेट नहीं कर रही, डिफरेंट डिफरेंट बात, कहानी एक बड़ी अजीब और बेढंगी सी चल रही है। तो दरअसल इसी को थिएटर ऑफ अब्सर्ड कहते हैं, यही अब्सर्डिज्म है। जैसे वो पहले कह रहा था कि वो उस शख्स को ढूंढना चाहता है जिसने उसके सर पर इलेक्ट्रिक शॉक्स देने वाली चुटकियां लगाई थी, और नेक्स्ट लाइन में वो कहता है कि वो तो सिर्फ इतना चाहता है कि गार्डन में शेड यानी छप्पर बना सके। सो 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद डेविस एस्टन के बारे में बहुत सी कंप्लेन्स रखता है और सारी शिकायत मिक को लगाता रहता है। एक रात एस्टन डेविस को नींद से जगाता है कि नींद में शोर करना, खराटे लेना या बातें करना बंद करे, और इस पर डेविस उसके इलेक्ट्रिक शॉक्स का जिक्र करता है, उसका मजाक बनाने लगता है, उस पर हंसने लगता है। एस्टन खामोशी से कहता है कि वो अपने फराइज सही से नहीं निभा रहा, उसे केयर टेकर के ओहदे को छोड़ देना चाहिए। इस पर डेविस एस्टन पर लानत भेजता है और कहता है कि वो मिक से इस बारे में बात करेगा, वो उसे शिकायत लगाएगा। डेविस मिक से बात करता है और उसे कहता है कि एस्टन को घर से निकाल देना चाहिए। मिक प्रिटेंड करता है, जाहिर करता है कि हाँ वो डेविस की इस बात से एग्री करता है, और डेविस तो बहुत अच्छा हाउस डेकोरेटर है। डेविस जिसने कभी अपना काम सही से नहीं किया, वो यहाँ मिक को दुरुस्त करने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक अच्छा डेकोरेटर नहीं हूँ, एक अच्छा केयर टेकर नहीं हूँ। एक और जगह डेविस एस्टन को नटी यानी बेवकूफ कहता है मिक के सामने, जिस पर मिक उसे उसकी सर्विसेज के लिए पेमेंट देकर घर से निकल जाने का ऑर्डर दे देता है। और एट द एंड एस्टन कमरे में दाखिल होता है। दोनों भाई आहिस्ता से मुस्कुराते हैं एक दूसरे को देखकर, और फिर मिक कमरे से बाहर चला जाता है। डेविस फिर से एस्टन से मायूसी के साथ रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो अब पहले से बेहतर बन जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, बट
All Aston says is that Davis makes too much noise. एस्टन सिर्फ इस वजह से उसे साथ नहीं रखना चाहता क्योंकि डेविस बहुत शोर करता है। डेविस की इसी एहतजाज, इसी प्रोटेस्ट पर ही पर्दे गिरा दिए जाते हैं और प्ले एंड हो जाता है। आइसोलेशन एंड कम्युनिकेशन। प्ले के तमाम कैरेक्टर्स ही आइसोलेटेड है, मतलब एक दूसरे से अलग थलग, अपनी ही लाइफ में उलझे हुए, और इसी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर भी क्रिएट हो रहा है। तीनों कैरेक्टर्स के दरमियान बमुश्किल ही कोई कैरेक्टर दूसरे से बात करता है या दूसरे की बात सुनता है, या फिर ये कि सोसाइटी ने उनके साथ जैसा बर्ताव किया उसका असर उन पर है और इसकी झलक उनकी कम्युनिकेशन के थ्रू नजर आती है। यानी कि सोसाइटी ने उनके साथ बर्ताव या ऐसा बिहेवियर ही ऐसा रखा कि उनकी कम्युनिकेशन उससे जो है असरअंदाज हुई, वो आइसोलेटेड रहने लगे, दूसरों से बातें कम करने लगे। एस्टन इलेक्ट्रिक शॉक से डरा और सहमा हुआ है, कम कम बोलता है। डेविस दुनिया में अपनी इंपॉर्टेंस जाहिर करने के लिए लाउडली बोलता है। और मिक अपनी लैंग्वेज का यूज महज डेविस को के अगेंस्ट प्लानिंग के लिए यूज करता है। इवन जे के दोनों भाइयों ने कभी आपस में बात तक नहीं की, हालांकि दोनों का रिलेशनशिप आपस में अच्छा है। यहां से उनकी आइसोलेशन का आइडिया लगाया जा सकता है। रेस, सोशल क्लास एंड नेशनलिज्म। इस प्ले में प्लेस एंड टाइम बहुत मैटर करते हैं। जब ये प्ले लिखा गया था, जिस वक्त लिखा गया था और जिस जगह लिखा गया था, जिस टाइम पीरियड, जिस ड्यूरेशन में लिखा गया था, यानी कि लंदन 1950s में, डेविस एक रेसिस्ट है जो कि दूसरी नस्लों की इंसल्ट भी करता है और उसे लगता है कि दूसरी तमाम रेसिस उसे कत्ल करना चाहती हैं। एस्टन और माइक अगरचे रेसिस्ट नहीं है, फिर भी वो डेविस से उसकी बर्थ प्लेस, उसके डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक पूछते हैं। ये सब जाहिर करता है कि 1950s लंदन में रेसिज्म अपनी पीक पर था। आइडेंटिटी एंड फैमिली। प्ले में मौजूद डेविस की आइडेंटिटी और एस्टन और मिक के दरमियान रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, दोनों ही एक क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान है। डेविस कहता रहता है कि वो शिफ्ट कब जाएगा तो पेपर्स उठा कर ले आएगा और फिर उसकी आइडेंटिटी वाज़ेह होगी, मगर वो कभी भी अपने पेपर्स नहीं लाता। जबकि एस्टन और मिक दोनों भाइयों में एक दूसरे को खुश भी देखना चाहते हैं दोनों भाई, मगर आपस में बात भी नहीं करते। हाँ, मगर प्ले के एंड पर उनकी स्माइल ये बात रियलाइज करवाती है कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं और ख्याल रखते हैं एक दूसरे का। अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्ले थिएटर ऑफ अब्सर्ड की कैटेगरी में लिखा गया है, जिसमें लाइफ मीनिंगलेस दिखाई गई है। कैरेक्टर्स उन चीज़ों की वजह से डिप्रेशन में है जो चीज़ें उनके इख्तियार में ही नहीं है। लाइफ इज ऑर्डरलेस। स्टैचू ऑफ बुद्धा। प्ले में मौजूद सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल बुद्धा का एक स्टैचू है, जिसे एस्टन उठाकर ले आता है और घर के चूल्हे पर रख देता है। बुद्धा रिलीजियस लिहाज से एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है, बट प्ले में ये स्टैचू सिंबलाइज करता है कि डेविस जिसे एस्टन बाहर से उठाकर ले आया, घर में यूजलेस लाकर बिठा दिया। सो ये बुद्धा का स्टैचू सिंबलाइज करता है डेविस को। शूज बेसिकली सिंबल है डेविस के निकम्मे होने, सुस्त होने और जिंदगी में आगे ना बढ़ने का। जैसा कि वो कहता रहता है अक्सर कि डॉक्यूमेंट्स उठाने के लिए, सिडकप जाने के लिए उसे शूज चाहिए, उसके पास शूज नहीं है आगे जाने के लिए। एट द एंड मिक की कही गई एक खूबसूरत लाइन, वो ये लाइन डेविस से कहता है अपने भाई एस्टन की बात करते हुए। ही सेज, यू आर नॉकिंग एट द डोर व्हेन नो वंस एट होम। तुम दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो जबकि घर पर कोई नहीं है। मतलब ये कि यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। So guys, thanks for your time. Tata, goodbye. See you in the next video. Allah Hafiz.